आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं राज के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था मौलिक कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। आज एक नया चैप्टर आया है राज के नीति निर्देशक तत्व। बहुत सारे एग्जाम में हमने देखा है कि राज के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी अनुच्छेद है, जितने भी आर्टिकल्स है, सब में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन टैली कर रहा है। तो आगे जानने से पहले, इस टॉपिक को जानने से पहले हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हम टॉपिक पे, राज के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, जिसमें राज्य के बारे में चर्चा की गई थी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व टोटली राज्य से रिलेटेड है, यानी राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य के लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया, राज्य के अन्य जो भी लोग हैं उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से हमको राज्य की देखभाल करनी है, राज्य का जो भी धरोहर है उसकी देखभाल कैसे करनी है, ग्राम पंचायत की के बारे में हमको इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं कि पहला कि यह किस भाग से लिया गया है ना। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई है और इसका अनुच्छेद 36 से 51 है। 36 से 51 में इसकी व्याख्या की गई है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जब गठन किया गया था तो सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जो राज्य के बारे में ही चर्चा की गई थी। और यह कहां से लिया गया, किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसमें राज्य के लोक कल्याणकारी हित के बारे में चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार का स्वरूप क्या है, नकारात्मक है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सकारात्मक है। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के सभी व्यक्तियों तक लाभ पहुंचे और जो न्यायालय में क्या है, अपरिवर्तनीय है, यानी न्यायालय में जितने भी अनुच्छेद है 36 से 51 वह बदल नहीं सकता है। तो यह कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन कहां से पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और हमने बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो सर तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत का गठन हुआ और आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया। अब हम देखते हैं इसके टोटल अनुच्छेद के बारे में कि अनुच्छेद 36 यानी आर्टिकल 36 क्या कहता है। आर्टिकल 36 हमारा कह रहा है कि इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है। 36 आर्टिकल के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है। इसमें राज्य के लोक कल्याणकारी की अवधारणा को सुनिश्चित करने की बात की गई है, यानी राज्य का जो लोक कल्याणकारी अवधारणा है उसको सुनिश्चित, जो लागू हो चुका है राज्य में उसको सुनिश्चित करने की अवधारणा की बात कही गई है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 बोल रहा है, आर्टिकल 37 बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी जितने भी 15 अनुच्छेद है और भी अनुच्छेद है जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे आर्टिकल 38 का क, आर्टिकल 38 का ख, तो जितने भी अनुच्छेद हैं
उसको न्यायालय में अपरिवर्तनीय रखा गया है, यानी जो बात निहित है वो बात अपरिवर्तनीय होगा। आर्टिकल 38 का क बोल रहा है कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार को, इसके अंतर्गत राज्य सरकार को, राज्य की बात हो रही है तो ऑब्वियसली है कि राज्य के बारे में बताया जाएगा कि राज्य सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए विभिन्न प्रकार की व्याख्या देने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक और आर्थिक न्याय यानी जितने भी वर्ग के लोग हैं, जो भी फंड आएंगे सबको समान रूप से मिलेगा, यानी आर्थिक दृष्टि से भी सबको एक प्रकार की दिशा निर्देश दिया गया है। तो हमने देखा कि 36 में बताया गया राज्य के लोक कल्याणकारी के बारे में, और 37 में बताया गया कि न्यायालय के लिए अपरिवर्तनीय है, और 38 में बताया गया कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के व्याख्या देने का निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 38 का ख बोल रहा है कि इसमें राज्य को यह निर्देश देता है कि लोक कल्याण की वृद्धि करके, किसकी वृद्धि करके? लोक कल्याण की वृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगी। क्या कल्याण का वृद्धि करके? ऐसे सामाजिक व्यवस्था का स्थापना का प्रयास करेगी। किस तरह से? लोक कल्याण में वृद्धि करके। और इसमें नोट में बोल रहा है कि 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह वर्णित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 38 में ही यह वर्णित किया गया है कि एक नया खंड जोड़ दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 38 में। यह पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि अनुच्छेद 38 में 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यह नया खंड जोड़ दिया गया है कि इसके अनुसार राज्य सरकार आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करे। यानी 44वां संविधान संशोधन क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार के आय को असमानता दूर करने का प्रयास करे। यानी राज्य सरकार का जो भी आय है, राज्य सरकार में जो भी कर्मचारी काम कर रहे उसके आय के असमानता को दूर करे, यानी जो जितना काम कर रहा है उसको उस अनुसार आय मिले। यह 44वां संविधान संशोधन में एक खंड को। आर्टिकल 39 बोल रहा है कि यह आर्थिक न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करता है, यानी समान काम समान वेतन, जो जितना काम करेगा उसको उस अनुसार वेतन मिलेगा। यानी आर्थिक न्याय की बात की गई है। देखिए, हम जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो भी अनुच्छेद बता रहे हैं सब डिटेल्स में बताया जा रहा है। तो आपको आने वाले बीपीएससी 66वां यानी 66वां आ रहा है, और इस बार वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, तो उसके अनुसार आपका यह वीडियो तैयार हो रहा है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 39 का क। इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, क, ख, ग और एक है घ। तो 39 का क बोल रहा है, बहुत सारे वीडियो में सिर्फ आर्टिकल 39 ही बताया जाता है, लेकिन हम इसके 4 खंड को भी बता रहे हैं। आर्टिकल 39 का क बोल रहा है कि इसके अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष दोनों वर्गों के जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी दोनों वर्गों को समान, यानी जितना पुरुष को मिलेगा वेतन उतना ही स्त्री को भी मिलना, यानी दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो, दोनों को इनकम इक्वली हो। आर्टिकल 39 का ख बोल रहा है कि राज्य सरकार उत्पादन के साधन का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। अब राज्य को भी यह पावर दे दिया गया है कि जो भी उत्पादन प्रोडक्ट
बन रहा है उसका राष्ट्रीयकरण हो। और आर्टिकल 39 का ग बोल रहा है, 39 का ग यह बोल रहा है कि इसके अंतर्गत सरकार, कौन सरकार, राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार के आर्थिक नियमों को बनाए जिससे धन एवं संपत्ति का केंद्रीकरण न हो सके, यानी धन एवं संपत्ति का केंद्रीकरण न हो सके। तो आर्टिकल 39 का घ बोल रहा है कि स्त्री एवं पुरुष को समान काम के बदले समान वेतन उपलब्ध कराना, यानी समान कार्य समान वेतन में की चर्चा किसमें की गई है, 39 का घ। लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ रहा है। आर्टिकल 40 बोल रहा है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 40, इसको VVI भी मान सकते हैं, बहुत बार बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। और इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन किस संविधान संशोधन में हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो आपको पता है कि पंचायती राज के गठन के संबंध में किसने सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और त्रिस्तरीय राज पंचायत समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज का एक गठन किया गया था। किसके अनुशंसा पे, बलवंत राय समिति। और बहुत सारे अशोक मेहता समिति ने भी द्विस्तरीय और बहुत सारे ऐसे समिति का गठन हुआ जिसने अपनी अपनी अनुशंसा रखी, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति को मान्य समझा गया, बलवंत राय मेहता समिति को मान्य समझा गया और त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया, त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया। और पहला पंचायत कहाँ पे, पहला पंचायत विधिवत किस राज्य में लाया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहली पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया, तो राजस्थान में किया गया। राजस्थान में कहां पे, नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। कब किया गया जी, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो ग्राम पंचायत का गठन का चर्चा किस आर्टिकल में जी, 40 में। किस संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत का गठन हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। कहां पे सबसे पहले पंचायती राज का गठन किया गया, राजस्थान के नागौर जिले में। कब, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। किसकी सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया था, पंचायत राज का गठन किया गया था। अब आर्टिकल 41 बोल रहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी काम, शिक्षा और लोक सहायता, लोगों की मदद करना, शिक्षा पाने का अधिकार सबको है जी, काम पाने का अधिकार सबको है जी। कौन बेरोजगार आजकल के जमाने में बैठना चाहता है, सबको काम चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए। तो आर्टिकल 42 बोल रहा है काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी काम जो भी मिलेगा, जिसको भी काम मिलेगा उसको एक समान वर्ग मिले। जो भी कर्मचारी 8 घंटे काम कर रहे हैं तो अदर कर्मचारी को भी 8 घंटे ही काम करने चाहिए, ये न्याय संगत है। और है प्रसूति सहायता का उपबंध। तो हम देखते हैं एक अधिनियम 1961 में आया था, मातृत्व हित लाभ, मातृत्व हित लाभ अधिनियम। कौन सा अधिनियम जी, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961। प्रसूति सहायता के लिए एक अधिनियम आया था, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, जिसमें यह बताया गया कि 6 सप्ताह का प्रसव, यानी 6 सप्ताह का प्रसव, 6 सप्ताह का प्रसव पूर्व और 6 सप्ताह का प्रसव बाद संवैधानिक अवकाश की व्यवस्था हो। यानी जो भी महिलाएं हैं
उसमें जो भी महिला है उसमें काम के लिए तो न्याय संगत है ही सबको 8, लेकिन जो महिला प्रसूति में है, जो महिला गर्भावस्था में है, उसमें एकमात्र हितव लाभ अधिनियम 1961 में लागू किया गया, जिसमें बोला गया कि जो महिलाएं प्रेग्नेंस है उसको 6 महीने पूर्व और 6 महीने बाद की छुट्टी मिले। यह अधिनियम 1961 के अंतर्गत बताया गया। आर्टिकल 43 बोल रहा है कि इसके अंतर्गत निर्वाह योग मजदूरी का प्रबंध कराने का निर्देश तथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए। राज्य में कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या हो, मजबूत हो। आर्टिकल 44 बोल रहा है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सिविल संहिता मतलब जी कानून, समान कानून हो। और एक बात याद धर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जो भी धर्म है उससे कहीं ऊपर हमारा विधि है, यानी हमारा कानून है। इसलिए सभी नागरिकों के लिए समान कानून, समान सिविल संहिता की बात कही गई है। आर्टिकल 45 बोल रहा है, अब देखिए आर्टिकल 44 मतलब क्या, 4 4 क्या हो गया, एक समान डिजिट है, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि ठीक है कि 4 4 क्या है, समान है। तो समान सिविल संहिता के बारे में बता रहा है, 4 4 समान यानी समान सिविल संहिता। अब देखिए आर्टिकल 45 क्या बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी निःशुल्क शिक्षा यानी प्राथमिक, यानी 6 से 14 तो प्राथमिक हो गया, कि प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उसके लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और इस बात की चर्चा 86वां संविधान संशोधन 2002 में भी ही की गई है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन से ही आर्टिकल 45 में इस बात को जोड़ा गया है। अब देखिए जी 4 है, 5 है, आगे क्या है जी 6 है, तो 4 5 6 तो स्पष्ट हो रहा है कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का, तो एक तरह से ट्रिक बन गया। अब देखते हैं आर्टिकल 46 क्या बोल रहा है। हर एक राज्य में एक कमजोर वर्ग के लिए एक कानून बनाई गई है, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी और एसटी के लिए है। इन जातियों के वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी, यानी मनी प्रॉब्लम, आर्थिक दृष्टि से उसके हितों के लिए काम किया जाए। शिक्षा, अभी आरक्षण की बात कही गई है, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान इस आर्टिकल 46 में वर्णित है। आर्टिकल 47 बोल रहा है, 47 बोल रहा है कि इसमें लोगों के स्वास्थ्य संबंधी हितों के लिए मादकों का सेवन, नशा, है ना, शराब, गुटखा, ये सब चीजों पे हम रोक भी लगा सकते हैं। यानी राज्य सरकार बोल रही है कि लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए हम इन सारी चीजों पर प्रतिबंधित कर सकते हैं, इन सारी चीजों के सेवन को हम रोक सकते हैं। यह आर्टिकल 47 बोल रहा है। तो आर्टिकल 47 क्या बोला जी कि मादक द्रव्य, यानी जो भी शराब है या फिर कोई नशीली चीजें हैं उस पर हम प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो हाल ही में 2016 में 1 अप्रैल 2016 में इसी आर्टिकल के तहत, इसी राजनीतिक निदेशक तत्व के तहत बिहार में भी दारू का, शराब का बिक्री पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 47 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 48 बोल रहा है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन सबसे ज्यादा हो, कृषि एवं पशुपालन में वृद्धि हो, इसके लिए, इसकी देखभाल के लिए आर्टिकल 48 कहता है कि हम इसकी संवर्धन, इसकी रक्षा करें। आर्टिकल 48 का क बोल रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण, हमें पर्यावरण भी बचाना है
और वन एवं वन्य जीवों के रक्षा के लिए एक कानून बनाई जाए जिससे हमारे वन एवं वन्य जीवों की रक्षा हो सके। यह 48 का क बोल रहा है, अनुच्छेद 48 का क। आर्टिकल 49 क्या बोल रहा है जी? 49 बोल रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। हमारे राष्ट्रीय जो धरोहर है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उस स्थानों और उस वस्तुओं का संरक्षण करना चाहिए। आर्टिकल 49 में वर्णित है। आर्टिकल 50 क्या बोल रहा है जी? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका यानी 50-50, जितना काम कार्यपालिका का होगा, जो भी काम कार्यपालिका करेंगे, है ना, उसी अनुसार जो भी न्यायपालिका का काम होगा वो न्यायपालिका करेंगे। यानी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए दायित्वों का निर्वहन करेगी। यह आर्टिकल 50 बोल रहा है, यानी 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखते हैं आर्टिकल 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का लास्ट। अपने सम्मान को बचाए रखना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस आर्टिकल में यह आर्टिकल बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य का यह दायित्व होगा कि वह क्या करे? अंतरराष्ट्रीय शांति, यानी अन्य देशों से हमारा संबंध क्या हो? मैत्रीपूर्ण हो, उसकी सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयास करेगी। यानी अंतरराष्ट्रीय शांति एवं उसकी सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयास करेगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके अंतर्गत मैंने टोटल अनुच्छेद को पढ़ा 36 से 51। तो हम अगले वीडियो में आपको मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के टोटल निचोड़ को एक ऑब्जेक्टिव के रूप में लाएंगे। और मौलिक कर्तव्य को आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, जो भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके निचोड़ को हम एक ऑब्जेक्टिव के रूप में लाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो हमारे चैनल स्टडी मोशन को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक शेयर भी करें, जिससे हमारे मनोबल में वृद्धि और हमारा स्टडी मोशन आगे की ओर बढ़े। थैंक यू।